क्या आप जानते हैं एक मोहल्ले में मौजूद ये घर जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग इसे भूत बंगला बोला करते हैं। इस घर में कोई भी कभी शांति और सुकून से रह नहीं पाया। अजीब अजीब चीजें होती हैं। हालांकि आस पड़ोस के लोगों का कुछ और कहना है। वो अजीब चीजें केवल इस घर और इससे जुड़े लोगों के साथ ही होती, बाहरी के साथ नहीं। अब 34 साल के बाद इस डरावने घर की स्टोरी में पुलिस की एंट्री होती है, जिसके बाद कई सारे रहस्यों का पर्दाफाश होगा। ये केस उस समय हुआ था जब ऐसी कोई मिस्ट्री या थ्रिलर मूवीज बनती नहीं थीं। एक परफेक्शन के साथ घटना अंजाम दी गई थी जो कई दशकों तक खुल नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं 1992 वटवा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जमालपुर नामक इलाके से। ये जगह अपने फ्लावर मार्केट के लिए काफी जानी जाती है। इसी एरिया में शमसुद्दीन खेड़ावाला की फैमिली रहा करती थी, जिसमें इनकी पत्नी, बच्चे, बड़ा भाई, भाभी, उनका परिवार सभी लोग थे, एक साथ रहते थे। शमसुद्दीन पहले टैक्सी चलाने का काम करते थे, बाद में मिस्त्री बन गए, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ गए। ये काम इनका अच्छा चलने लगा। आगे छोटे मोटे बिल्डर के रूप में भी उभरने लगे थे। घर, दुकान, ऐसी चीजों के कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फैमिली आगे बढ़ रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। ये बात हम आपको 2010 के पहले की बता रहे हैं। 2010 के बाद इस परिवार में सब कुछ बदलने वाला था। शमसुद्दीन जो काम करते थे वो अब धीमा पड़ने लगा, काम कम मिलने लगे। घर के लोगों का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब होने लगा, बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हालत हो जाती। समय के साथ परिवार में और भी अजीब अजीब चीजें होने लगीं। ऐसा लगता था जैसे घर में इनके अलावा कोई और भी रहता है, किसी के होने की मौजूदगी महसूस होती थी। अब पता नहीं ये इनका वहम था या कुछ और। आगे चलकर पुलिस के सामने भी यही सब बातें आएंगी। शमसुद्दीन को लगभग रोज घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। इन्हें कोई टहलते हुए, घर में घूमते हुए दिखाई देता था। इनके बड़े भाई इकबाल भी ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं। ऐसा कई महीनों तक चला। जब शमसुद्दीन को ये सब चीजें सहन नहीं हुई तो इन्होंने अपनी पत्नी को बताया। धीरे धीरे घर के बाकी लोगों में भी ये बात फैल गई। सभी कुछ न कुछ अजीब चीजें नोटिस करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से शेयर नहीं किया था। पर अब जाकर एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। इस घर में काफी परेशानी का माहौल होने लगा। रात होते ही सभी अपने अपने कमरों में कैद हो जाते हैं। इन्हें अपने ही घर के अंदर भय लगने लगा, डर लगने लगा। रात को अकेले वॉशरूम तक जाने में भी झिझक होती। अब जब बड़े लोगों का ये हाल है तो इनके बाल बच्चों का क्या होगा। रात में लगभग हर दिन शमसुद्दीन को भयानक सपने दिखाई देते हैं, जैसे कोई इस परिवार से बदला लेना चाहता है। जब तक मंशा पूरी नहीं होगी ये तुमको नहीं छोड़ेगी। शमसुद्दीन ये भी कहते हैं कि वो कोई फीमेल है, कोई महिला लगती है। इनके घर का हाल बेहाल तो था ही, लेकिन यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर कुतुबनगर इलाका है, जो वटवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। कुतुबनगर के ब्लॉक 10 के मकान सर्वे नंबर 768 में और भी बुरा हाल था। इस मकान की मुखिया थी सालिया बीबी। इनका भी भरा पूरा परिवार था, भाई बहन, बेटी, दामाद सभी लोग थे। इनके घर में तो साल 1992 के बाद से ही अजीब चीजें शुरू हो गई थीं। रात में परिवार किसी की आहट सुनते हैं। घर के आसपास जैसे कोई टहलता है। रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता जैसे इस घर में कोई आ गया है, किसी को कैद किया गया है। वो यहाँ से जा तो सकता है लेकिन जाना नहीं चाहता या चाहती। सालिया बीबी के परिवार को ये सब कुछ सहन करते हुए 18-19 साल हो गए। सबसे ज्यादा सालिया बीबी ही दिक्कत में रहती, जिस वजह से ये बीमार भी रहने लगी। हालांकि कोई चिंताजनक बीमारी नहीं थी। अहमदाबाद के 2 घरों में ये सब डरावनी चीजें चल रही हैं, शमसुद्दीन और सालिया बीबी के घर में। इन दोनों के बीच एक कनेक्शन भी है, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। जब शमसुद्दीन के घर में अजीब किस्से होने लगे, उससे 2 साल के बाद 2012 में जो सालिया बीबी थी उनका देहांत हो गया। शमसुद्दीन को ये बात पता चली तो और चिंतित हुए। सालिया बीबी का परिवार भी और घबरा जाता है। इसके बाद भी वो डरावनी आवाजें, किसी के चलने की आहट रुकी नहीं। ये लोग अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। सालिया बीबी के जाने के कुछ समय के बाद शमसुद्दीन के एक जिगरी दोस्त थे अब्दुल करीम, उनका भी देहांत हो गया। जो महिला रात को सपने में दिखती है, शायद उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। सालिया बीबी के जाने के बाद घर की रौनक भी चली गई थी। धीरे धीरे परिवार के लोग अपना अलग अलग जगह शिफ्ट होने लगे। हालांकि घर में कुछ लोग रहते भी। सालिया बीबी के एक दामाद थे सादिक खान अलायस भूरा भाई। वो भी कभी कभार घर पर आया करते हैं। उनको भी यहाँ पर आकर अजीब लगता था। ये सब कुछ केवल परिवार से जुड़े लोगों के साथ ही हो रही है। जो आसपास के लोग थे या बाहरी लोग थे, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। अब समय आ जाता है साल 2015 का। एक दिन अचानक शमसुद्दीन के रिश्तेदारों और जानने वालों को खबर मिलती है कि शमसुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद देहांत हो गया। इस घटना के बाद ऐसा लगा जैसे कोई नहीं बचेगा, वो सबका शिकार करेगी।
शमसुद्दीन का परिवार इतना डर जाता है कि अपना जमालपुर वाला घर ही छोड़ दिया और कहीं और चले गए। लगा कि घर को छोड़ देने से वहाँ की दिक्कतें परेशानियां भी छूट जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं। नए वाले घर में भी वही सब होने लगा। ऐसा भी लग रहा था जैसे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, कोई भूत प्रेत या आत्मा पीछे पड़ी है। शमसुद्दीन के परिवार ने तो अपना घर त्याग दिया, सालिया बीबी के परिवार ने भी अपना घर छोड़ दिया। सोचा कि किसी को ये मकान बेच देंगे या किराए पर चढ़ा देंगे। अब जब यहाँ पर भूत प्रेत की बात है तो ये सब कहाँ छिपता है। मोहल्ले वासियों में भी ये बात फैल चुकी थी कि घर पर किसी का साया है। सालिया बीबी के घर जो भी किराए पर रहने के लिए आता वो कभी शांति से रह नहीं पाता। उसको बेचैनी होती, घबराहट होती, इतना परेशान हो जाते हैं कि घर को ही खाली कर देते हैं। कई लोगों को ये घर किराए पर दिया गया था, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अंतिम में 2019-20 के आसपास सालिया बीबी का घर भी पूरी तरह वीरान हो जाता है। लोग इसे भूत बंगला कहकर बुलाने लगे। रात को इस रास्ते से गुजरने में भी डरते थे। हालांकि आसपास और भी मकान हैं, ठीक सामने भी पड़ोसी रहते हैं। उन लोगों ने कहा कि इन्होंने कभी कोई अजीब आहट या आवाज नहीं सुनी थी। पता नहीं लोग इसे भूत बंगला क्यों बोल रहे हैं, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। अब तक टोटल 3 लोग इस दुनिया से जा चुके थे। पहले सालिया बीबी, फिर अब्दुल करीम, उसके बाद शमसुद्दीन। समय बीतता गया। अब साल आ जाता है 2025 के आसपास का। शमसुद्दीन की फैमिली को लगभग 15 साल हो गए उस डर के अंदर जीते हुए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इन्हें कुछ करना चाहिए। वैसे बीच बीच में ये लोग क्लेरिक, तांत्रिक, मौलवी, रिचुअल करने वाले उनसे मिलते भी थे, राय मशवरा लेते हैं, अलग अलग रिचुअल करवाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब 2025 में लगा कि बहुत हो गया, जैसे भी करके इस डर से छुटकारा पाना है। पूरा परिवार परेशान हो चुका है। कुछ भी हो, कितने भी पैसे खर्च हों, लेकिन डर के साए में नहीं रहना। परिवार का प्रेशर शमसुद्दीन के बड़े भाई इकबाल के ऊपर ही था, क्योंकि शमसुद्दीन तो रहे नहीं। ये भी डर था कि इकबाल को भी कुछ हो ना जाए। ये अलग अलग गॉडमैन, क्लेरिक, तांत्रिक वगैरह से मिलने लगे। जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा ये करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। जो चीजें हो रही थी घर में, कहीं ना कहीं इकबाल जानते थे कि क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी रिचुअल करने से मना कर देते हैं। अपने परिवार के ही खिलाफ हो जाते हैं। पर परिवार इन पर दबाव बनाता कि कुछ भी करके सब कुछ ठीक करो। 2026 का साल आ गया। घर की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई। आज तक जो भी पैसे कमाए थे रिचुअल करने में सब खर्च हो गए। इनके साथ जादू टोने के नाम पर कई बार ठगी भी हो गई थी। सच में हो भी रहा था, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। जनवरी 2026 के आसपास इकबाल एक और तांत्रिक से मिले, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेन्युइन लग रहे थे। पहले वाले जितने आए उन्होंने केवल दिक्कत सुनी कि भूत प्रेत का साया है और रिचुअल करने को बोला। इस बार जो स्पिरिचुअल एक्सपर्ट आए उन्होंने इकबाल से इन सब के पीछे का कारण पूछा। ये केवल आपके ही परिवार के साथ क्यों हो रहा है? क्या पास्ट में कोई घटना हुई थी? किसी के साथ कुछ गलत किया गया था? बिना सच जाने ये कोई रिचुअल नहीं करेंगे। और यह भी था कि बिना किसी कारण के कोई इतना परेशान नहीं करेगा। थोड़ा जोर देने पर इकबाल ने तांत्रिक को सब कुछ बता दिया। वो भी सुनकर काफी हैरान हुए, लेकिन ये उसका निवारण बताते हैं। पहले जो भी रिचुअल हुए वो इकबाल और शमसुद्दीन के परिवार ने अपने ही घर पर किए थे। इस बार सालिया बीबी के घर जाकर करना था। अब तक उस घर को खाली हुए करीब 6 साल बीत चुके थे। वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, पूरा खंडहर बन चुका है। वहीं जाकर हर फ्राइडे की शाम कुछ विधियां करनी थी। एक चहल पहल वाले मोहल्ले में जब ऐसे रिचुअल होंगे तो बातें तो फैलेंगी ही। हर फ्राइडे की शाम कुछ अनजान लोग आते हैं, सालिया बीबी के घर में अगरबत्ती जलाते हैं, काफी धुआं उठता है, कुछ कुछ चीजें बोली जाती हैं। ये हर फ्राइडे को होता। लोग बातें बनाने लगे। आपको पता ही होगा कि पुलिस के इन्फॉर्मर भी होते हैं, खबरी होते हैं, जो पब्लिक में ही रहकर सीक्रेट तरीके से पुलिस के लिए काम करते हैं, मुखबिरी करते हैं। ऐसे ही एक इन्फॉर्मर को ये तांत्रिक क्रिया की बात पता चली। हालांकि ये सब चीजें करना बैन नहीं है, लेकिन काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोई ऐसे ही खुलेआम नहीं कर सकता जिससे पब्लिक को दिक्कत हो। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में एक कांस्टेबल थे, उन तक रिचुअल की बात पहुंचती है। ये फरवरी 2026 का समय चल रहा है। कांस्टेबल ने इसके बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया। पुलिस ने ये बात सीरियस लिया और इस केस पर काम करने का फैसला करती है। कुछ ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में कुतुब नगर इलाके में तैनात किए गए। वहाँ हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाने लगी। आखिर किस तरह की क्रियाएं यहाँ हो रही हैं। इन्होंने भी देखा कि हर फ्राइडे के दिन मोहल्ले में कुछ लोग यहाँ पर आकर क्रियाकर्म करते हैं। लोग घर को भूत बंगला भी बोलते थे, लेकिन क्यों बोलते हैं पुलिस ने इसका भी पता लगाया। वैसे सबसे पहले इस घर के ओनरशिप का पता करते हैं, ये किसका मकान है, उसके परिवार के बारे में पता लगाते हैं। इसके साथ साथ कौन लोग यहाँ पर रिचुअल करने आते हैं, पुलिस ने उनका पीछा किया। अभी सीधे पुलिस परिवार से बात करना नहीं चाहती थी, ना भूत बंगले के और ना जो रिचुअल करने आते हैं। पुलिस ने तांत्रिक को बुलाकर बात की। इन्हें पता हो सकता है बिना जाने पहचाने तो कोई रिचुअल करेंगे नहीं। थोड़े बहुत सवाल पूछते ही तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया जो इकबाल ने कन्फेस किया था। उसे लगता था कि वो सच्चाई केवल इन तक ही सीमित रहेगी, पर ऐसा हुआ नहीं।
तांत्रिक के अनुसार भूत बंगले में एक महिला दफन है। उसी की आत्मा इकबाल के परिवार को परेशान करती है। उसकी ही आवाजें सुनाई देती, आहट आती। कुछ लोगों ने कई बार उसे देखा भी है। पुलिस ने इकबाल के एक भाई रिजवान खेड़ावाला को उठाया। उसे कुछ पता हो सकता है। इसने भी ऐसी सच्चाई बताई जिससे पुलिस के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। पुलिस सीधे शमसुद्दीन के परिवार के पास पहुंची। उनसे पूछा कि शमसुद्दीन कहाँ है, उसे बुला कर लाइए, बात करनी है। परिवार ने बताया कि वो तो 2015 में ही इस दुनिया से चले गए, उनका देहांत हो चुका है। पुलिस ने इसका प्रूफ मांगा। कहाँ दफनाया वो जगह बताओ, लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओ। उसे किसी अस्पताल में भी ले गए होंगे क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ा था, उसका दवा इलाज चला हो। पुलिस ने रिश्तेदारों से भी बात की। हैरानी की बात थी कि किसी ने भी शमसुद्दीन के जाने के बाद उसके शरीर को देखा नहीं था। कहाँ दफनाया गया नहीं पता। उसके करीबी परिवार के लोगों ने जो कहानी सुनाई थी उसे सभी ने स्वीकार कर लिया था और मान गए थे। लेकिन शमसुद्दीन जीवित था। उसने परिवार के साथ मिलकर झूठी खबर फैलाई थी। वो फिलहाल अहमदाबाद के बाहरी इलाके में टैक्सी चलाने का काम कर रहा है। जब पुलिस भूत बंगले के बारे में पता लगा रही थी तब शालिया बीबी के दामाद सादिक खान पुलिस को मिलते हैं। 34 साल से इन्होंने अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन अब सब कुछ बताते हैं। इन्होंने एक महिला को घर के सामने दफन होते हुए देखा था। उन दिनों शालिया बीबी के घर के ठीक बाहर एक कुआं होता था, बस गड्ढा जैसा कुछ था जो उन दिनों रातों रात भर गया। तब भी आसपास के लोगों ने कोई संदेह नहीं जताया था। उस महिला के दफन होने के कुछ महीने बाद से ही शालिया बीबी के घर में अजीब चीजें होने लगीं। शालिया के अलावा उनके परिवार के किसी और मेंबर को नहीं पता था, सिवाय उनके दामाद सादिक के, कि यहाँ कोई जमीन के नीचे है। पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शांति से चल रही थी। किसी को कोई भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना घटना के पीछे जो कोई भी है वो सतर्क हो सकता है। शमसुद्दीन के भाई रिजवान से बात करने के बाद इकबाल को उठाया गया। इसी में सादिक भी मिल गया था। इकबाल पहले पुलिस को झूठी कहानियां सुनाता रहा कि भूत प्रेत का साया है, उसी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया होगा। लेकिन तांत्रिक ने पुलिस को तो कुछ और बताया था। फिर इकबाल के सामने सादिक को लाया गया, जिसके बाद इकबाल टूट जाता है। अब तक जांच को करीब 2 महीने हो चुके थे। अभी डेट चल रही थी 27-28 अप्रैल के आसपास की। इसी बीच शमसुद्दीन को भी टैक्सी चलाते हुए पकड़ लिया गया। अब 29 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम, जेसीबी ऑपरेटर, खुदाई करने वाले मजदूर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और भी कई लोग कुतुब नगर इलाके में पहुंचते हैं, खासकर इस भूत बंगले के पास। यहाँ घर के सामने एक साइड में खुदाई शुरू की गई, जहाँ पहले कुआं था। काम करते करते सुबह से शाम हो गया। करीब 20 फीट की गहराई तक गड्ढा होता है, जिसके बाद किसी इंसान के अवशेष निकलने लगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसको इकट्ठा करते हैं। 12 घंटों तक मेहनत करने के बाद करीब 18 अवशेष मिले। उसमें एक सोने की अंगूठी भी मिली, ऐसा मीडिया ने कहा। इन सबको पहले एग्जामिनेशन के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा जाता है, BJMC। पहले तो ये पता करना है कि अवशेष किसके हैं। केवल शमसुद्दीन इकबाल के कहने मात्र से नहीं मान सकते, इसकी DNA प्रोफाइलिंग करानी पड़ेगी। महिला के परिवार का भी पता करना है ताकि उसके परिवार का DNA सैंपल ले सकें, उससे मैच कराकर देख सकें, तभी पुख्ता सबूत मिल सकता है। पुलिस आरोपियों के बयान के आधार पर पता करते हुए ढोलका तालुक में गई, जो अहमदाबाद जिले में ही पड़ता है। इधर उधर पूछते हुए एक घर के पास आए। ये लियाकत अली का घर था। लियाकत अली 4 भाई और 2 बहनें थीं। आज के समय में 3 भाइयों का देहांत हो चुका है, केवल लियाकत अली बचे हैं। बाकी 2 बहनें हैं, फरजाना, अलाय शबनम राधापुरी और महबूबा। फरजाना तो उनके संपर्क में नहीं है, कई साल से उससे बात नहीं हुई। 30-35 साल से ऊपर हो चुके हैं। इन्हें एहसास नहीं था कि पुलिस उसी फरजाना का पता करते हुए इनके घर आई है। इन्हें ब्लड सैंपल चाहिए ताकि DNA जांच करा सके। ये सब सुनकर लियाकत अली और इनके बेटे काफी इमोशनल हो जाते हैं। इन्हें पता नहीं था कि बहन या बुआ के साथ ऐसा कुछ हो गया है। वैसे DNA जांच में भी काफी मुश्किलें आईं, क्योंकि 34 साल पुराने अवशेष थे। थाई बोन फीमर के अंदर की इंटरनल मैरो की प्रोफाइलिंग की जाती है, क्योंकि बाकी अवशेषों में कुछ बचा नहीं था। फीमर के थिक लेयर ने इंटरनल मैरो को थोड़ा सेफ रखा था, लेकिन कुछ साल और लेट होता तो इससे भी सैंपल निकालना मुश्किल था। खैर DNA जांच पॉजिटिव आता है, यानी कि वो फरजाना के अवशेष थे, जो लियाकत अली की बहन है। DNA रिपोर्ट आने के बाद 8 मई को BNS की धाराओं में FIR दर्ज की गई। 9 मई तक शमसुद्दीन और इकबाल को ऑफिशियली अरेस्ट किया गया। दोनों की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी थी। फरजाना का घर अहमदाबाद के ढोलका एरिया में है। जब ये केवल 17 साल की थी तभी सूरत के रहने वाले एक आदमी से इनका निकाह कर दिया गया था, लेकिन रिश्ता 1 साल भी टिक नहीं पाया, जिसके बाद फरजाना वापस अपने मायके चली आई। ये थोड़ी खुले विचारों वाली लड़की थी, किसी से भी हंसकर बात कर लेती, बाहर घूमा करती, कई लड़कों से दोस्ती थी, जो फरजाना की माताजी को पसंद नहीं था। इससे माँ बेटी में झगड़े हो जाते हैं। फरजाना थोड़े गुस्सैल टाइप की भी थी, जल्द ही गुस्सा आ जाता। माँ के रोक टोक करने से एक दिन मामला इतना बढ़ा कि फरजाना घर छोड़कर चली गई। इसने अपना संपर्क परिवार से पूरी तरह तोड़ लिया। ये 1988 के आसपास का साल चल रहा था। फरजाना मुंबई जाती है, क्योंकि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है।
पर फिल्मों में रोल तो मिला नहीं, लेकिन इसकी जिंदगी फिल्मी कहानी हो गई। उन दिनों शमसुद्दीन भी मुंबई में थे, वहाँ टैक्सी चलाने का काम करते हैं। मीडिया के अनुसार फरजाना गलत तरह के कामों में जुड़ गई थी, आदमियों से मिला करती, उसी से इसका खर्च निकलता। 1989 के आसपास शमसुद्दीन से इसकी मुलाकात हुई, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शमसुद्दीन पहले से ही शादीशुदा था, फिर भी दोनों वहीं मुंबई में एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर साथ रहने लगे, लिव इन में रहने लगे। मीडिया के अनुसार बाद में दोनों निकाह भी कर लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 4 साल बीत गए। 1992 का साल आया। फिर शमसुद्दीन को पता चला कि फरजाना गलत चीजों में जुड़ी हुई है। शादी के बाद भी दूसरे आदमियों से जाकर मिलती है, जिस वजह से दोनों में कहासुनी होने लगी। शमसुद्दीन फरजाना को छोड़कर अहमदाबाद चला आता है। वैसे फरजाना का अब शमसुद्दीन के अलावा कोई नहीं था। अपने माता पिता भाई बहन को त्याग चुकी थी, उनसे कोई मतलब नहीं। परिवार भी जानने की कोशिश नहीं करता कि फरजाना कैसी है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वो कहाँ गई, किस हाल में होगी। शमसुद्दीन फरजाना से काफी परेशान हो चुका था। यह भी जानती थी कि शमसुद्दीन ने इसे दूसरी बार शादी की है। यह भी पता चला कि वो अपनी पहली पत्नी पर काफी पैसे खर्च करता है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी भी है, गहने खरीद कर देता है। फरजाना को अभी अब पहली पत्नी की तरह अधिकार चाहिए थे। ये शमसुद्दीन पर दबाव बनाती। उन दिनों मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, केवल लैंडलाइन टेलीफोन चलते, पीसीओ होते हैं। अब जैसे तैसे फरजाना ने शमसुद्दीन से संपर्क किया। ये 1992 के जुलाई अगस्त के आसपास की बात होगी। उसने बोला कि ये ट्रेन से तुम्हारे घर आ रही है, इसे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, पहली पत्नी की तरह सारे अधिकार दो। फरजाना जिद पर अड़ी हुई थी। अब शमसुद्दीन क्या करे? पहली पत्नी को इन सब चीजों की कोई भनक नहीं, पता चला तो दिक्कत हो सकती है। शमसुद्दीन का एक जिगरी दोस्त था, अब्दुल करीम जावरा वाला। यह भी वटवा का रहने वाला था। इससे बात करता है, सब कुछ बताता है। फरजाना से पीछा छुड़ाना है, वो यहाँ पर आ रही है, घर पर भी नहीं रख सकते, कहाँ ले जाएं? अब्दुल करीम एक महिला को जानता था, शालिया बीबी। अब्दुल ने उसकी आर्थिक रूप से काफी मदद की थी, जिस वजह से वो महिला एहसानों में घिरी हुई थी। अब्दुल ने शालिया से बात की, वो फरजाना को यहाँ रखने के लिए तैयार हो जाती है। शमसुद्दीन ने अपने बड़े भाई इकबाल को भी फरजाना के बारे में बताया था कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है, इससे पीछा छुड़ाना है। इकबाल और शमसुद्दीन को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन 1992 के जुलाई अगस्त का महीना था और बारिश हो रही थी। फरजाना अहमदाबाद आई। शमसुद्दीन उसे रेलवे स्टेशन से पिक करके शालिया के घर ले आया। इत्तेफाक से शालिया के घर पर इन दिनों कोई और फैमिली मेंबर नहीं था, सभी किसी शादी के फंक्शन में गए हुए थे। शमसुद्दीन, शालिया, इकबाल और अब्दुल करीम ये चारों पहले से प्लान कर चुके थे। जिस दिन फरजाना यहाँ पर आई, उसी रात को फिर से शमसुद्दीन से झगड़ा किया कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई है, बिना लिए जाएगी नहीं, वरना तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बता देगी। झगड़े करने के बाद ये सो जाती है। जब लगा कि गहरी नींद में चली गई, तब शमसुद्दीन आया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके गले पर हाथ रखा, उसकी कहानी समाप्त की। इस दिन भी बारिश हो रही थी। घर के बाहर एक कुआं था जो इस्तेमाल में नहीं आता, उसको ढककर जमीन बराबर करनी है, लेकिन फरजाना के लिए उसे छोड़ रखा था। आधी रात को ही शमसुद्दीन, इकबाल और अब्दुल करीम फरजाना को लेकर कुएं की तरफ जा रहे थे। इसी बीच अचानक शालिया बीबी के दामाद सादिक यहाँ आ गए और सब कुछ देख लिया। उन चारों ने इससे अपना मुंह बंद रखने को कहा, वरना तुम्हारा भी यही हश्र करेंगे। सादिक डर जाता है और चुप हो गया। इसके बाद फरजाना को यहाँ दफन किया गया। रातों रात उसमें काफी सारी मिट्टी भर दी गई। अगली सुबह हुई तो इकबाल और शमसुद्दीन मिलकर वहाँ सीमेंट से पक्का कर देते हैं। शमसुद्दीन कंस्ट्रक्शन का काम भी करता था। उधर फरजाना के घर वालों को कोई भनक नहीं कि बेटी के साथ क्या हुआ, इसलिए उन्होंने कभी इसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया, ना ही कभी पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट किए। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि बेटी घर पर झगड़ा करके चली गई, लेकिन घर वाले उसे कभी ढूंढते नहीं मिली तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। करंट टाइम में पुलिस ने 1992 के मिसिंग कंप्लेंट खंगाले, लेकिन कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला। माता पिता का भी देहांत हो गया, उसके बाद कौन पूछेगा। उस दौरान फरजाना की उम्र 21-22 साल के आसपास होगी और शमसुद्दीन की एज 27 साल थी। अभी जब ये केस खुला 2026 में, शमसुद्दीन 61 साल का है। शालिया बीबी के घर में उसके दफन होने के कुछ महीने बाद अजीब अजीब चीजें होने लगीं। किसी की मौजूदगी का एहसास होता। शालिया का परिवार डरता था, सबसे ज्यादा शालिया को दिक्कत होती। 2010 के बाद शमसुद्दीन के घर में भी वही दिक्कतें शुरू हो गईं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भूत प्रेत नहीं था, जैसा काम आरोपियों ने किया उसी को बार बार सोच सोचकर हेलुसिनेशंस होने लगे थे। जब इन्हें डर लगता और परिवार को बताते तो परिवार भी डरने लगता। ये इनका बस वहम था। 2012 में शालिया बीबी का देहांत हो जाता है, फिर अब्दुल करीम का भी देहांत हो गया। भूत प्रेत के साये की बात धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलने लगी। वो लोग सच्चाई जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात पुलिस तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए शमसुद्दीन ने झूठा खेल रचा। इसने फरजाना के बारे में अपने परिवार को बताया। फिर परिवार झूठी न्यूज फैलाता है कि शमसुद्दीन नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। इससे वो जब कभी भी पुलिस की कार्रवाई होगी उससे बच जाएंगे। इकबाल भी यहाँ से अलग शाह आलम एरिया में शिफ्ट हो गया।
शमसुद्दीन अपनी पहचान बदलकर अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में टैक्सी चलाने का काम करने लगा। यह अपने भाई के संपर्क में भी था। इसमें एक सवाल भी है कि अगर फरजाना की आत्मा ने बदला लेने के लिए सालिया बीवी और अब्दुल करीम के साथ वो सब कुछ किया तो मेन तो शमसुद्दीन है, ये कैसे जीवित रहा। एक और बात कि अगर भूत प्रेत की बात नहीं थी तो इसके परिवार के लोग डरते क्यों थे, तांत्रिक क्रिया करने वालों से क्यों मिलते हैं। इकबाल अपने परिवार को समझाने की कोशिश भी करता कि ऐसा मत करो वरना बात फैलेगी, दिक्कत हो सकती है। शमसुद्दीन को भी काफी दिक्कत होती थी, बुरे सपने आते, आवाजें सुनाई देती। इसने कहा कि कई बार फरजाना को अपने सामने भी देखा, जिस वजह से तांत्रिक क्रिया करने वालों से मिलना पड़ा। जिंदगी भर की कमाई रिचुअल करने में बर्बाद हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस तक बात पहुंचने के बाद इकबाल अपने घर वालों पर काफी गुस्सा भी हुआ था, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, वो डर रहे थे, काफी समय से डर के साए में थे। आखिर में जो तांत्रिक मिला शायद उसने सच में उपाय कर दिया। उसके डिटेल में पूछने पर इकबाल सब बता देता है, जिसके बाद शालिया के घर आकर रिचुअल हुआ और पुलिस तक बात पहुंची। फिर केस खुल गया। अब पुलिस के पास एक चुनौती थी कि फरजाना दिखती कैसी होगी। इन्होंने फरजाना के परिवार से बात करते हुए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिया। कई एआई टूल्स का सहारा लिया जाता है। करीब 10 से 12 इमेजेस तैयार किए गए, परिवार को भेजे जाते हैं। इनमें से एक इमेज परिवार सिलेक्ट करता है जो करीब 80 से 85% उससे मिलती जुलती थी। उस इमेज को देखते ही परिवार और इमोशनल हो गया। शमसुद्दीन ने बताया कि जैसे जैसे वहाँ जेसीबी की खुदाई हो रही थी वैसे वैसे इसका मन भी शांत होने लगा, जो करीब 16 साल से विचलित था। केस खुलने के बाद इसको बुरे सपने आने, आवाजें सुनाई देने सब बंद हो गए। रियलिटी से हटकर देखा जाए तो जो भी तांत्रिक रहे होंगे जाने अनजाने में समस्या का समाधान कर दिया। 2 लोग शालिया बीबी और अब्दुल करीम तो रहे नहीं, शमसुद्दीन और इकबाल अरेस्ट हो गए। अब ये केस फरजाना की आत्मा ने सुलझाया या आरोपी ओवर थिंकिंग करते, सोचते सोचते दिमागी बीमारी हो गई थी। जैसा भी हो 34 साल के बाद केस सुलझ गया, आरोपी जेल चले गए। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।